नमस्कार कर्नल अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको, आपके दर्शकों को धन्यवाद। कर्नल साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या एससीओ समिट से या विक्ट्री डे परेड को देखकर डर गए हैं कि उन्होंने देखिए किस तरह का ट्वीट किया है। पहले तो ये देखिए, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। मतलब उनको अब चाइना से इतनी नफरत हो गई है कि उनको डीपेस्ट और डार्केस्ट दिख रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। ऐसे वाले ये ट्रेंड है ना कि आपको किसी से ब्रेकअप करना है आजकल के ज़माने में, तो आप उसको ब्लॉक कर दो। सोशल मीडिया आने के बाद, पहले तो नहीं था ना, पहले आपको जाके बोलना पड़ता था आई हेट यू, दिस इज अप एंड आउट व्हाटएवर। तो ये वो जैसे प्यार से मैं चोट खाई हुई एक लड़की है ना लड़की इसलिए कह रहा हूँ कि लड़कियां एक्सप्रेसिव होती हैं, ये आपके खिलाफ नहीं है। बंदे क्या दारू पी के रो पी के ये सल्क कर रहा है, ही इज सल्किंग लाइक लवर जिल्टेड हुज। लवर। हाँ एब्सोल्युटली, देखो आपने कैसे डिफाइन किया। तो ये कोई स्टेट्समैनशिप की निशानी थोड़ी है, ऐसे नहीं, ऐसे ना तो डिप्लोमेसी होती है, ना ऐसे देश चलते हैं। और एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट ऐसे कर रहा है, इसको मैं क्या वर्ड यूज करूं। तो इट शोज कि जो उसने गेम खेली थी वो उसको पड़ गई उल्टी। क्योंकि आप देखें, जब ये हमारे पीछे पड़ा उस टाइम ये जो 3 टारगेट हैं इसके, जो उसको डर लगता है फ्यूचर में अमेरिका के बारे में, मतलब इसका मतलब अमेरिकन को जिसके साथ बैठे हुए हैं, जो इसके थिंक टैंक हैं, जो जो नमूने इसको एडवाइस करते हैं। एक था रशिया, उसके साथ ने अलास्का में लिटरली हाथ मिला लिया था और यूरोप को उसके हवाले कर दिया था। उसके बारे में आई थिंक हमने बात की थी आपके शो में। दूसरा था चाइना, जो रशिया से हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा था, जो रशिया को हथियार सप्लाई कर रहा था, उसके बारे में सुनो 90 डेज और बढ़ा दिए। तो बेसिकली दो को ही दोस्ती कर रहा था और हमारे पीछे पड़ा हुआ था। और हमारे पीछे पड़ा हुआ था बिना किसी लॉजिक के, क्योंकि हम ना तो हाईएस्ट बायर थे। ओवरऑल जितना 19% रशिया का जो एक्सपोर्ट है उसका 19% हमारे पास आता था। हमारे बराबर टर्की का भी आता है और हमारे बराबर ईयू का भी आता है, और चाइना का हमसे थोड़ा ऊपर था 30-32%। तो वो इलॉजिकल था। तब भी मैंने, किसी ने कहा तो मैंने कहा ये क्या कर रहा है कि ये चाहता है कि एक एक को टैकल करे, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि तीनों को। क्योंकि रशिया ने तो पिटाई कर दी नेटो की मिलिटरीली, तो रशिया का मिलिटरीली उसका उलझन है, तो वो तो उसने मुंह तोड़ दिया। इंडिया और चाइना को ये इसके जो नाइटमेरिश जो सिचुएशन है वो ये है, बिकॉज चाइना एंड रशिया को तो पहले ही इकट्ठा देखते हैं। यूक्रेन के टाइम पे ही दुनिया की तरफ वेस्ट के लिए चाइना और रशिया एक ही थे, एक मिलिट्री पावर, एक इकोनॉमी मिलिट्री पावर, तो बहुत फॉर्मिडेबल। तो उन्होंने क्या किया, उसको चाइना को अपने साथ अजनबी दिखाई, रशिया के साथ थोड़ा सा हाथ मिला लिया अंडर टेबल और हमारे पीछे पड़ गया। वो भला हो कि हमारी लीडरशिप की समझदारी है कि ये झुके नहीं, और झुके नहीं, उल्टा जाके ये एससीओ में जाके बैठा है। और दूसरे चाइना ने हमारे फेवर में बोला कि टैरिफ ऐसे अनफेयर है। प्यूटिन ने ट्रंप के मुंह पे बोला कि आपके आने के बाद हमारा 20% ट्रेड बढ़ गया, तो उसकी वो बोगी उसने कॉल आउट कर दी। और साथ में फिर प्यूटिन का भी 3 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि अब भारत जैसी इकॉनमी, चाइना जैसी इकॉनमी को ऐसे लफ्ज नहीं यूज़ कर सकते। तो अब तो गेम ओपन होगी। तो सीधी सी बात है, हम तीनों को अमेरिकन जब वेस्ट हेट करता है, तीनों पावर्स ऐसी हैं जिनको टैकल नहीं कर सकता। उसने तोड़ना, डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की। हमने अपनी शायद हिस्ट्री में सबक सीखा कि हमारे साथ जो अंग्रेजों ने किया था वो अब ना हो इंटरनेशनल लेवल पे। इसलिए यहाँ लोग कितने रोए चीखे, जो एंटी चाइना प्रो यूएस लॉबी है कि नहीं करना चाहिए, चाइना चाकू घोंप देगा। हमें पता है चाइना चाकू घोंपेगा, हमें पता है वो स्लिपरी करेक्टर है, तो क्या करें। अब वो नेबर है ना हमारा, अमेरिका तो दूर बैठा हुआ है। जब तक अमेरिका हमारे साथ बंसरी बजा रहा था तो सारे यही लोग बड़े खुश हो रहे थे, अब उसने नहीं चाकू घोंपा पहले। तो हुआ ये कि इसने, अगर आपको याद होगा 4-5 दिन पहले इसने ट्वीट किया था, जैसे जहाँ इसने अमेरिका बोला था कि रशिया और चाइना को ऑल दी बेस्ट, कीप कंस्पायरिंग अगेंस्ट अमेरिका, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, कि तुम हमारे खिलाफ साजिश करते रहो। तो इंडिया को उसमें मेंशन नहीं किया था। अब ये इंडिया को भी मेंशन कर रहा है, चाइना को गालियाँ निकाल रहा है। तो इसका एक इन्फ्लुएंस तो ये हो सकता है कि उसने हार हार मानने का तो नहीं, मतलब समझ आ गई है, साइकोलॉजिकली इज अंडरस्टूड कि ये अभी बात मेरे से बाहर होगी। तो हो सकता है एक ओवरचर करे हमारे तरफ, प्यार मोहब्बत की बातें करने की। एक जो जो इसने गलत बातें की और स्टूपिड लैंग्वेज यूज़ की है, उसको शायद एक थोड़ा रिट्रैक्ट करे, कुछ करने की कोशिश करे। एक एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ट्रंप के बारे में प्रिडिक्ट करना उतना ही खतरनाक है जितना मानसून की बारिश कब होगी, और जब जून से शुरू होकर सितंबर में मानसून चल रहा है, तो ऐसे हो चुका है। ओवरऑल ये दर्शाता है कि जो उसने गेम खेली थी बड़े लेवल पे, वो गेम थी रशिया, चाइना और इंडिया को अलग अलग करके टैकल करना, एक से प्यार, एक से
वो साम दाम दंड वाला जो स्टाइल है वो फेल हो गया, क्योंकि चाणक्य तो पढ़ लोगे किताब खोल के अर्थशास्त्र, उसकी किताब की जो रूह है, उसकी स्पिरिट है, वो भारतीयों से ज्यादा कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता। तो ये फंस अच्छा, गया। जैसे वो नहीं होता है कि प्रेमी प्रेमिका की बात से हमने शुरू किया था कि जहाँ तुझको सुखी संसार मिले, तो आगे लिख रहे हैं मे दे हैव अ लॉन्ग एंड हाँ, प्रॉस्पेरस फ्यूचर टुगेदर। ये अच्छी सी लाइन है, मुझे लगा कि पहला सिल्क कर रहा हूँ तो ठीक है यार, अब मैं ये तो नहीं गा सकता बाबुल की दुआएं लेती जा, क्योंकि प्रेम 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 और प्रेमी और प्रेमिका का संदर्भ बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही है, इज खसियाई बिल्ली खंबा नोचे, और क्या कर लेगी, तो वही है। और ये तस्वीर उसने साथ में ट्वीट किया है, तो मतलब ये जो तस्वीर है ये इस वक्त सीने से लगाकर बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और रो गा रहे हैं। और देखिए वो तस्वीर तो पक्की, इसके पास हो गया, तीनों हंस रहे थे, दोनों तीनों ये महापुरुष तीनों हंस रहे थे विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर लैंग्वेज। वो आई थिंक जानबूझ के वो ट्रम्प को जलाने के लिए वो फोटो खिंचवाई थी, वो भी उसने देखी होगी ऑफ कोर्स, पर ये भी देखो एक हारे हुए आशिक की निशानी। चलो क्या कर सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इस डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई किसी को पे तरस नहीं खाता। आप जैसा बर्ताव करोगे उससे उल्टा ही मिलेगा। आज तक इनको यूज टू था, अमेरिका का बुली थे, किसी को कुछ भी कर लो, किसी भी देश की रजीम चेंज कर दो, इन्होंने सब कुछ हमारे साथ किया। 2024 में रजीम चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि इनको था, लग रहा था कि जो भारत और चाइना की जो बॉर्डर में हरकत स्टार्ट हुई है, डिसंगेजमेंट स्टार्ट हुई है, और भारत और चाइना जो लड़ने चाहिए थे हमारे कहने पे नहीं लड़ रहे, मतलब भारत नहीं लड़ रहा, चाइना तो जो भी था, तो तभी से मोदी साहब को जून से निकालना चाहते थे। और उसी का आपने देखा कि वो जो उसमें पैसा बाहर से आया, उसके बाद बातें हुई और र्यूमर मॉन्गरिंग हुई, और कहाँ कहाँ से ट्वीट होते रहे, कहाँ कहाँ से सोशल मीडिया पोस्ट बन के आते रहे। वो फिर उसका सिंदूर के टाइम पे आपने अपने आप क्रेडिट ले लिया डिसक्रेडिट करने के लिए भारत को, कि वो देखो हम थर्ड पार्टी मीडिएट कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमने रुकवा दिया। वो भी उल्टा पड़ गया। फिर उनके साथ वाले जो पिट्ठू हमारी पार्लियामेंट में बकवास करते हैं, कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। और उस मामले उसमें ये मानना पड़ेगा कि अभी आने वाले दिनों में क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है, बट उसमें हैट्स ऑफ ये है कि कहते हैं शिव की महादेव की कृपा है हमारे ऊपर, कि जैसे एनडीए का तोड़ना, एनडीए आज टूटता तो कल गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसमें उसमें कोई डाउट ही नहीं किसी को। वो नहीं हो पाया, लोगों ने 37 वाली थ्योरी चलाई, बड़ी बात चली। थ्योरी क्या थी वो, थी दिख रहा था कि हमें कॉन्स्पिरेसी थी, और हमारे देश में लोग बिकते आए हैं, ऐसा भी कुछ नहीं कि आज तक कोई बिका नहीं है, तो हमारा हमेशा बिकाऊ लोग रहे हैं, तो अभी तक हम बचे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा मोटा भाई की भी प्रेज करनी चाहिए कि उन्होंने संभाला हुआ है, गुड बैड एंड अगली, देश भी चल रहा है, होम मिनिस्ट्री भी संभाली हुई है, और पार्टी भी चल रही है, और एनडीए को भी जोड़ के रखा हुआ है। तो ये करते रहेंगे, ये बाज नहीं आएंगे, और ये खून खराबे पे उतरेंगे। आज आपने देखा होगा मुंबई में जो खबर आ रही है कि 14 टेररिस्ट एक्सप्लोजिव लेके घुसे हैं। ईश्वर ना करे ऐसा हो, ऐसा कुछ हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान तो फिर नक्शे से मिटना तय है, वो तो कंफर्म है, लेकिन हमारा नुकसान बहुत हो जाएगा। तो प्रार्थना कर सकते हैं कि र्यूमर ही हो। तो ये जो गेम्स हैं सारी, ये जो आप ट्वीट दिखा रहे हैं, उसी से आप मान के चलिए, उसी की फ्रस्ट्रेशन, कि ना वो हम दंड से निकल रहे हैं, ना हम साम से, ना हम दाम से, ना किसी भी तरीके से हम ना खरीदे जा रहे हैं, तो इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन है उसको। जी। लेकिन अब नेक्स्ट क्या, क्योंकि भारत तो आप देखो प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल खामोश है, और इस ट्वीट पर भी जब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्पोक्स पर्सन है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स, भारत कुछ कह ही नहीं रहा है। और शायद इसीलिए खिसियाना बिल्ला बने हुए डोनाल्ड ट्रम्प, उनको लग रहा है कुछ तो बोले, कुछ तो बोल, फोन भी नहीं उठा रहे हो आप उनका। हाँ, वो नंबर बदल बदल कर फोन कर रहा है, किसी और का नंबर लेकर फोन कर रहा है, आप सोचिए 4 4 6 6 फोन कर चुका है पीएम मोदी को, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा। तो आपको लग रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रम्प यू टर्न मार सकते हैं 50% टैरिफ लगाने के बाद? क्योंकि आप देखो जापान का टैरिफ जो था 25% से घटाकर 15% कर दिया, जबकि जापान के वो जो टॉप नेगोशिएटर थे वो जाने वाले थे वहां पर, लेकिन पीएम मोदी के दौरे के बीच वो गए ही नहीं अमेरिका, तो भी उनका टैरिफ कम कर दिया। तो इससे आपको लगता है कि कहीं सोच में बदलाव आ रहा है, या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि पीछे हट जाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा? ऐसा होता है कि हम कई लोगों को बेवकूफ़ समझ लेते हैं, तो बेवकूफ़ होते नहीं। जैसे राहुल गांधी बेवकूफ़ नहीं है, वो जो कुछ बोलता है भारत के खिलाफ, हमारी सभ्यता के खिलाफ, हमारे मंदिरों में जो ड्रामा करता है, वो सब प्लान्ड है। कुछ उसको सिखाया जाता है, कुछ उसकी अपनी दूर समझ है, जिससे वो देश का और हमारे सनातन का नुकसान करना चाहता है। इसी तरीके जो ट्रंप है, हम अगर ये बोलेंगे रात को इस तरह से उठता, हम मजाक तो हम बड़ा कुछ कर लेते हैं कि लेफ्ट साइड होता 50 डिग्री 50% लगा देगा, राइट साइड से बेड से उतरेगा, तो
25 करेगा, ऐसा नहीं है। उसने भी प्लान ए बी सी बना, हर सब करती है वॉर गेमिंग। उसकी गलती कहाँ हो गई कि उसने ये नहीं स्टडी किया कि जिस बंदे से पंगा ले रहा है उसको रोज हमारे देश में गालियां निकाली जाती हैं। उसकी माँ तो को तक नहीं बख्शा लोगों ने गाली निकालने में, पर उसने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी एक 3 दिन पहले बिहार में उन्होंने इसके जिक्र किया। अदरवाइज जितनी गालियां हमारे मोदी साहब खाते हैं एक्चुअली, उससे अगर कंपाइल किया जाए तो जितने दिन का इनकी हुकूमत नहीं है उसको आप 10-12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए हर रोज। तो वो कहीं गलती कर गया कि उसको ये समझ नहीं आई कि ये बंदा जो अपने घर के अंदर नहीं बोलता, वो ऐसे घर में जहाँ की बोलना बड़ा जरूरी है, मन की बात करता है, जहाँ पे अगर लीडर ना बोले तो लोग उसको मनमोहन सिंह बोलते हैं, वहां भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो क्या पता मेरे लिए रिस्पॉन्ड ना करे, यहाँ पे वो गलती कर गया। अगर उसने ये वॉर गेमिंग की होती ना तो फिर भारत से वो एक वोकल जो सामने सामने का ट्विटर वाला पंगा जो ट्रुथ पे या ट्वीट पे वो ना लेता। अब वो हो गया तो नेचुरली प्लान बी सी हर कोई बना के रखता है। हम अपने घरों के अंदर भी देखिए, अगर कल कहीं जाना हो तो हम भी एक बार माइंड में इस मौसम में होता है कि अच्छा कल बारिश होगी तो हम इतने बजे निकलेंगे, इस गाड़ी में जाएंगे, होता है ना, प्लान करता है बंदा। तो ये तो देश की बात है। बट ट्रंप को प्रिडिक्ट करना लॉजिकली तो यही है। लॉजिकली इसका ट्वीट तो क्या कहता है कि मैंने जो किया था वो हुआ नहीं और बरखलाफ हो गया, और वही ये मैं से आ चुका हूँ, तो चलो अब थोड़ा सा सही करें रिलेशन को। लेकिन फिर ट्रंप है, प्लस ये भी है कि उसको दूध का जला हुआ छाछ भी फूक के पिएगा। अब कहीं उसने अनाउंसमेंट कर भी दी कि मैं टैरिफ कम करना चाहता हूँ, जब मैं बात करना चाहता हूँ, और कि यहाँ से कहीं से उठ के हमारे रक्षा मंत्री ने बोल दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे। तो अब जो भी होगा वो बड़ा डेरिवेट होगा। पहले किसी लेवल पे बात होगी। जो डेलीगेशन उनका आना था जिसको कैंसिल किया था इन्होंने अगस्त महीने में, हो सकता है वो होता हुआ देखें, शायद बैक डोर चैनल खुले। अब सीधा सीधा नहीं होगा कि आज ट्रंप के ट्वीट में इंडिकेशन बड़ी क्लियर है कि उसने गिव अप कर दिया है और कल वो उठ के डिक्लेयर कर दे, पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। लेकिन लॉजिकली यही बनता है कि फिर एक कुछ सिलसिला शुरू होगा बातचीत का, कुछ डिस्कशन होंगी, उसमें 7 दिन लगे, 7 हफ्ते लगे, कुछ कह नहीं सकते। और फिर अगर वो उसके मन में यू टर्न है, और अगर नहीं है तो फिर वो दूसरा प्लान जो उसका सीआईए का हमेशा रहता है कि आप क्या क्रिएट करो, आप भारत के अंदर ऐसा एक सिचुएशन खड़ी कर दो। और उसके ये जो अगर मुंबई में कुछ हो जाता है, महाराष्ट्र में कुछ हो जाता है, जब पहले 3 पाकिस्तानी बिहार रैली में पकड़े गए, तो देखो एक हो तो रहा है, तो वो एक उसकी ऑप्शन, वो कौन सी ऑप्शन चुनता है ये तो अब उसकी, आई मीन नोइंग ट्रंप, तो वो तो क्यास में बिलीव करता है। वो तो किसी चीज़ को स्मूथ रख के खुश ही नहीं है। अपने देश के अंदर उसने क्यास क्रिएट कर रखा है। तो इट कुड गो इधर वे। अंशु जी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली प्रिडिक्ट कल क्या होने वाला है। बट यस, एक जो उसने किया आज तक वो उस रूट को बदलेगा। उसका फोकस अभी मुंह किसी दूसरे रास्ते की तरफ होगा, ऐसा लग रहा है जी। क्या कोई इसकी वजह क्या हो सकती है? विक्ट्री डे परेड में जो हथियार दिखाए चाइना ने, एआई का इस्तेमाल किया गया वहां पर, आप देखो क्या क्या नहीं दिखाया गया। क्या उनको देख के डर गया? या एससीओ समिट में जो मोदी की, पुतिन की और शी जिनपिंग की जो बॉन्डिंग दिख रही थी, वो जैसे हंसने वाली फोटोज दिख रही थी, फिर ये खबर आई कि 50 मिनट तक पुतिन और मोदी एक गाड़ी में गए, और उस दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, ये सोच सोच कर भी बड़ा परेशान होगा डोनाल्ड ट्रंप। तो ये सारी चीजों के बाद आपको लग रहा है कि ये ट्वीट कर रहा है, वो परेशानी बढ़ गई है उसकी, इसलिए उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एमई की तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है हमारी। अब कहाँ चल रही, कौन बातचीत कर रहा है, पीयूष गोयल कर रहे हैं वहां के किसी थिंक टैंक से, ये नहीं पता, लेकिन बातचीत चल रही है। ये पोस्चरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी है। बिल्कुल ऐसे ही एक मैच्योर कंट्री ऐसे ही बिहेव करती है। कोई नॉर्थ कोरिया की तरह दरवाजे बंद करके नहीं बैठता। जस्ट बिकॉज एक बड़ी डेमोक्रेसी जिसका नाम यूएसए है, जिसका रिकॉर्ड है कि सारे डिक्टेटर्स के साथ दोस्ती करना और दोस्त डिक्टेटर्स को पालना, हालांकि कहने को डेमोक्रेसी है, अगर वो मिसबिहेव करे या इमेच्योरली बिहेव करे, जरूरी नहीं हम भी वैसा करें। जो आप जो बात कह रही हैं इसका देखिए आप, और एक तरीके से बिल्कुल इसको मैं आप एग्री करता हूँ। भारत ने अपने दरवाजे नहीं बंद किए। अगर हम एससीओ में गए हैं तो हम जापान भी गए हैं, और हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करके आया है। हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी एससीओ की मीटिंग में थे, एकदम उसके बाद विक्ट्री परेड थी जिसमें पुतिन साहब भी रुक गए वहीं पे, और फिर ईरान वाले भी आ गए और नॉर्थ कोरिया वाला भी आ गया, पाकिस्तानी पिट्ठू तो उधर ही था। भारत ने मना कर दिया, बिकॉज विक्ट्री परेड को एक हमारे रिपब्लिक डे परेड की तरह नहीं देखा जाता। हमारा रिपब्लिक डे परेड हमारे गौरव की निशानी है। विक्ट्री डे परेड को ट्रेडिशनली एंटी वेस्ट माना जाता है कि उनको वो इन द फेस ऑफ वेस्ट।
रही बात जो हथियार डिस्प्ले हुए, तो इन चीज़ों की खबर तो देशों को होती है, सबको पता होता है कौन क्या डेवलप कर रहा है, और सबको ये भी पता होता है कोई दिखाया है उसके अलावा क्या है जो नहीं दिखाया, वो तो इनके पास इनपुट्स होती हैं। हाँ, ये जो तीनों लीडर मिले और बॉन्डिंग दिख रही है क्लियरली, तो ये फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम ये नहीं कह सकते सानू फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं होता। तो वो एक जलन तो देखिए वो तो मतलब है, उसमें आपको पता भी हो कि ये ड्रामा ही कर रहे हैं, लेकिन बुरा लगता है, तभी तो उसने फोटो वो ट्वीट किया, हालांकि उसने डिसेंट वाला फोटो ट्वीट किया। और जो रशिया चाइना और भारत के सपोर्ट में बयान दे रहा है, चाइना जो इंडिया के सपोर्ट में बयान दे रहा है, और भारत रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, तो इसका एक बहुत ही जो उसका निचुड़ के सामने आता है कि एक ऐसा आदमी जो जिसका फिलॉसफी ये है, उसकी अपनी किताब का ये मेंशन है प्रेसिडेंट बनने से पहले, कि मैं पहले डिस्टर्ब करता हूँ प्रोसेस को नेगोशिएशन के टाइम पे, ताकि दूसरी पार्टी हक्की बक्की रह जाए, और फिर मैं उनको अपने टर्म्स पे नेगोशिएट करता हूँ। ये इसका स्टेटेड बिजनेस मॉडल है। अब बिजनेस तो चल जाता है ना, ये देश नहीं चलते ऐसे, खास करके ऐसे जब आप खुद नीचे जा रहे हो, जब आपके पास 37 ट्रिलियन का बोझ आपके सिर के ऊपर है, और दिसंबर से पहले आपने 9 ट्रिलियन की इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो आप, और आपकी जो मिलिट्री परेड हुई, लोगों ने वो तमाशा देखा कि कैसे इनके जवान चलते हैं कि ओके, उसको चलना भी नहीं बोल सकते उसको, तो आई मीन कौन चलता है ऐसे, नर्सरी के बच्चे भी बड़े प्राइड से चलते हैं परेड में, तो वो आपकी औकात दिख गई। आप अफगानिस्तान से भागे, वो दिख गई, आपने ईरान के साथ नूरा कुश्ती कर ली, वो भी दिख गया, तो दुनिया देखती है। दूसरी तरफ हम हैं कि राइज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपने गेम खेली, आपने वही बिजनेस वाला फॉर्मूला हमारे ऊपर लगाने की कोशिश की, चाइना को जैसे मैंने कहा एक थोड़ा सा इंसेंटिव दिया, रशिया से डील कर ली, और हमारे पीछे पड़ गए ये सोच के कि हम भी अगर कुछ करेंगे एक डिसरप्शन सी कॉज होगी और हलबल मच जाएगी, भारत के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, और फिर हम बोले अच्छा ओके ओके नाउ लेट्स टॉक। वो हुआ नहीं, तो आप हो गए फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आपका जो मेजर जो लाइफ का प्रिंसिपल है, जो उसकी अपनी किताब में है कि पहले डिसरप्ट करो फिर निगोशिएट करो, वो तो फेल हो गया। अब जैसे आपने कहा कि क्या टर्न करेगा, जब मैं कह रहा हूँ कि क्या वो सिविल अनरेस्ट भारत में करवाएगा, ये जो प्लान बी सी है वो इसके नेचुरल प्लान नहीं है, इसका नेचुरल प्लान यही था जो पहले इसने किया, और देखो इसने जापान के साथ किया, इसने यूरोप के साथ किया, इसने चाइना के सबके साथ कर रहा है ना, पहले 50% बोल देगा फिर कम कर देगा, ब्राजील के साथ किया फिर उनको रुक गया, कोलंबिया के साथ किया, अभी वेनेजुएला के पीछे पड़ा हुआ है। तो ये बंदा एक मॉन्स्टर है एक्चुअली, और ये स्टेट्समैन ऐसा मॉन्स्टर जिसके पास महादेव की कृपा है कि अमेरिका उतना स्ट्रांग नहीं है जितना 1990 में था, नहीं तो यहाँ गदर मचा देता ये। आज उनकी औकात वो बची नहीं, और हम भी वो नहीं है जो 1990 में अपना गोल्ड जमा करके पैसे लेके आए थे, तो वो चीज़ें इसके खिलाफ हो गई, तो उसका नेट रिजल्ट दिख रहा है। प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है इसको। मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि हमारी लीडरशिप ने जिस तरीके से ये सब होने के बावजूद रशिया और चाइना के साथ अच्छा रिलेशन बनाया, जो नहीं बन रहा था, चाइना के साथ नहीं बन पा रहा था, और RIC ब्रिक की बातें तो हवा में थी, तो वो तो इसने कर दिया, क्योंकि इसने ब्राज़ील को भी हिट किया है, इसने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को भी इंसल्ट किया है बुला के, तो ये सारा कारनामा तो ट्रंप का है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भारत ने एक विंडो खुली रखी है, क्योंकि ट्रंप आज है, 3 साढ़े 3 साल के बाद नहीं होगा, अमेरिका यहाँ पे है, हम वहाँ पे हैं, और डेवलपिंग जब नेशंस डेवलप करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स, टेक्नोलॉजिकल पार्टनर कह लीजिए, उसकी हेल्प से करते हो आप। ऐसा नहीं है कि अकेले नहीं कर सकते, जैसे इसराइल को हम देखते हैं, इसराइल भी तो US से बहुत हेल्प लेता है, तो कहीं ना कहीं रब ने हर देश में कोई ना कोई टैलेंट, कहीं ना कुछ नहीं तो रॉ मटेरियल ही ऐसी जगह दिया होता है कि आपको एक दूसरे के साथ, आप देखिए ना लड़ाई लगी हुई है नाटो के साथ, और न्यूक्लियर प्लांट चलाने के लिए अमेरिका के लिए उसका यूरेनियम रशिया से आ रहा है, बिकॉज इनके पास तेल तो है अमेरिका के अंदर जमीन के नीचे, यूरेनियम नहीं है, और जितने न्यूक्लियर प्लांट चलते हैं वो रिफाइंड यूरेनियम इनके पास है ही नहीं। तो आप बंद करके, किम जॉन जैसे कल ट्रेन में घूम रहा था, क्यों घूम रहा था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जहाज पुराने हो गए हैं, उसको लगता है कोई क्रैश ना कर जाए, तो उसकी ट्रेन भी 30-35 किलोमीटर पर आवर चलती है, वो बड़ी हैवी कर करा के चलती है। तो आइसोलेशन से आपकी प्रोग्रेस रुकती तो नहीं है, लेकिन प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाती है। जो चीज़ आप बाहर से प्रोक्योर करके, जो टेक्नोलॉजी बाहर से करके, लेकर देख कर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके, इन्वेस्टमेंट को बीच में लाके कर सकते हो ना, वो सबसे एक अच्छी सिचुएशन होती है कि आप मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखें, कंट्रोल अपने पास रखें, जैसे राफेल के साथ हमने किया, हमने उसे इंडिया पार्टनर, वो लोग फिर रिलायंस के पीछे पड़ गए, हालांकि वो तो पहले से चल रहा था, तो वो राइट तरीका होता है। आइसोलेशन में जाने से क्या है कि हम अमेरिका से भिड़ गए, कल को अमेरिका के प्रेशर में आके फ्रांस हमसे रूठ के बैठ गया, फ्रांस हमारा शुरू से हमारे साथ खड़ा रहता है,
इरिस्पेक्टिव ऑफ सैंक्शन। फ्रांस और इसराइल ने हमेशा हमारा साथ दिया, रशिया ऑफ कोर्स, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वेस्टर्न ब्लॉक से, तो फ्रांस हमारे साथ हमेशा रहता है। कल को इसके ऊपर प्रेशर पड़ जाए, फ्रांस की अपनी हालत कोई ठीक नहीं है, फाइनेंशियली उनका बुरा हाल हो रखा है, इकॉनमी टूट रही है, तो हम क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें। तो मैं इस बात से इसलिए सहमत हूँ कि जो लीडरशिप ने मैच्योरिटी दिखाई है और दिखाते रहेंगे, तो हम ये जो गंदा सा टाइम है ना, जब दुनिया लड़ रही है, मर रही है आपस में, और दिन ब दिन हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा, उसमें हम बड़ा इंटेलिजेंटली नेविगेट कर रहे हैं, इसलिए अच्छा है। अब जैसे पुतिन ने वार्निंग दी कि आप इधर आओगे तो मैं ठोक दूंगा, यू विल लेजिटिमेट टारगेट बन जाओगे, लड़ाई की बात हो रही है ना। और आज चाइना बोल्ड हो जाए कि फ्रस्ट्रेशन देखे इसकी और घुस जाए ताइवान में, फिर एक लड़ाई का वहाँ विषय बन जाता है। इधर ईरान और इसराइल में फिर गर्मी शुरू होगी कुछ दिनों से गाजा को लेके, तो स्पार्क पॉइंट्स तो फ्लैश पॉइंट्स तीनों तरफ हैं। तो इसके बीच में जब तक शेख हमसे दूर रहे और हम अपना चुपचाप चलते रहें, वो इस लीडरशिप में मुझे कॉन्फिडेंस है कि जितना बेस्ट हो पाएगा ये करेंगे। उसके बाद कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, तब की तब देखेंगे। तो मोर देन व्हाट ट्रम्प इज गोइंग टू डू, आई एम कंसर्न कि व्हाट वी आर डूइंग, और जो हम कर रहे हैं उस पर मैं सेटिस्फाइड हूँ एज अ भारतीय सिटीजन। जी। और आप ये देखो ना कि ब्राजील की तरफ से भी कहा जा रहा है 8 सितंबर को वर्चुअल बैठक होगी ब्रिक्स कंट्रीज की। डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स से सबसे ज्यादा डर लगता है, कह रहे थे ना कि जो और कोई ब्रिक्स में जुड़ेगा उस पर 10% और टैरिफ ठोक दूंगा। लेकिन अगर ये वर्चुअली मिल रहे हैं, अगले साल इन्होंने मिलना था, उससे अगले साल भारत की भी चेयरमैनशिप आएगी, तो अब तो और डी डॉलराइजेशन गले की फांस बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के। तो ये जो वर्चुअली मीटिंग हो रही है, इससे भी तो डरेगा डोनाल्ड ट्रंप, इस पर भी तो रोएगा गाएगा। बिल्कुल। और मैं जैसे कहा ना, इनको ब्रिक्स बनाने में, अगर ब्रिक्स बन जाता है जिस तरीके से बनना चाहिए, उसका पूरा श्रेय जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलेगा। एक बात इसमें आप समझिए अंजू जी, कि हम जब ब्रिक्स की बात करते हैं, हम मतलब हम और ब्राज़ील, उससे पहले अपने पहले वो टैकल कर लेते हैं कि वो 10% लगा दूंगा, 20% लगा दूंगा। देखिए, एक 6 फुट के इंसान को आप स्विमिंग पूल में डाल दीजिए ना, जिससे स्विमिंग नहीं आती हो, तो वो तब तक वरीड है जब पानी उसका 6 फीट से 2-3 इंच कम है, क्योंकि उसको पता है कि मैं थोड़ा हाथ पैर मार के, हालांकि जब गहरे पानी में जाते हो तो पैर अपने आप ऊपर उठाता है पानी, तो आपको डुबकी लग जाती है, पर आपको मरोगे नहीं। एक बार 6 फुट बंदे को आप 7 फुट पानी में डाल दो, उसको स्विमिंग नहीं आती, उसके बाद 7 हो कि 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मरना ही बेचारे ने, कहाँ जाएगा पानी के अंदर। तो ये एक लिमिट के बाद क्या है, ये टैरिफ, धमकियां, सैंक्शन, क्यों ईरान 45 साल से सैंक्शन है और रशिया सुपर सैंक्शन है, तो क्या हो गया, रशिया की इकॉनमी बढ़ रही है। तो मैं ब्राज़ील पे आ रहा था। ब्राज़ील और भारत ने शुरू से एक लाइन पकड़ी ब्रिक्स को लेके, आप कोई भी उनकी स्टेटमेंट देखें, हमारी पुरानी लीडरशिप की भी, इनकी भी, कि हम ब्राज़ील के थ्रू प्रोग्रेस करना चाहते हैं। हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ, अपने थर्ड वर्ल्ड की जो दुनिया हमें कहती है, जहाँ ग्लोबल साउथ है, हम चाहते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री बने, और उसके लिए हम एक दूसरे से कोऑपरेशन, जैसे मैंने कहा, आप अकेले आप डेवलप तो कर लोगे, लेकिन उसकी पेस बड़ा कम हो जाती है। अगर आपको एक रीजनेबल स्पीड पे चलना है तो आपको ये था। वेरएज चाइना और रशिया ने हमेशा ब्रिक्स को देखा है एंटी यूएस। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे चढ़ के इस बार बोला कि हमने दूसरों का फीता नहीं काटना है, हमने अपना फीता लंबा करना है, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, कि हमने अपना देखना है यार, हम अपने प्रोग्रेस पे जाएंगे, दूसरों को नीचे नहीं खींचेंगे। उसमें एक डिफ्रेंसिएशन बड़ी क्लियर है। जो डी डॉलराइजेशन की बात होती है वो चाइना और रशिया से होती है ब्रिक्स के अंदर, और हमारा ये कहना है, और प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट दे चुके हैं पहले भी अभी भी, कि हम आओ, हम बायलैटरल बिजनेस करें, ट्रेड करें अपनी अपनी करेंसी में, और डॉलर जो चल रहा है चलने दो। ये मोदी जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो यहाँ एक यही मेरे को समझ नहीं आती कि ट्रंप को क्या ये भी समझ नहीं आया कि ये गुट जो जिसका उसको रात को नींद नहीं आती, कई बार कहता भी ना ब्रिक्स डॉलर का सबसे बड़ा खतरा है, तूने उस गुट को जोड़ दिया। अगर ब्राजील को ढंग से टैकल करता, भारत को ढंग से टैकल करता, और रशिया और चाइना मिलकर डी डॉलराइजेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जैसे इतनी बड़ी इकॉनमी भारत की, और इतना बड़ा रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर ब्राजील, और इतना बड़े अगेन कंज्यूमर मार्केट, रशिया ने कहा हमारे अमेरिका आपका सामान लेता था, वहाँ ले लेंगे, यहाँ भेज दो। तो आपने तो अपने लिए बिल्कुल ही एक ऐसा ताना बाना बोल दिया कि आप उसमें फंस गए। तो पर ये हमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रिक्स के अंदर भी जो थोड़े बहुत पॉइंट ऑफ डिफरेंस से, वो उस डिफरेंसेस को निकाल के सबको जोड़ के एक रास्ते पे डालने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये जो डिफरेंसेस जैसे मैं बात कर रहा हूँ, और भी डिफरेंसेस हैं छोटे मोटे, पाकिस्तान की एंट्री को लेके जैसे है, बट क्या है कि ब्रिक्स में वीटो है, फिर हमारे पास भी है। और आज आप देखें तो ब्रिक प्लस प्लस करेंगे तो 30-35 कंट्रीज वर्चुअली ब्रिक्स के मेंबर हैं,
जो बन चुके हैं, जो बन रहे हैं, 10 और 20 वेटिंग में हैं। तो पूरी दुनिया ब्रिक्स में आ रही है, लेकिन उसको बनाने का क्रेडिट ट्रंप को देंगे। और ये जो डिफरेंसेस हमारे हैं, ये ऐसे नहीं है कि ब्रिक को तोड़ देंगे, ये तो पॉलिसी वाली बातें हैं ना। अब आप रशिया के साथ हमने इतना तेल खरीदा, उनको रुपीज़ दिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि हम डॉलर देते हैं, वो डॉलर से वो रशिया हथियार बनाता है। तो हम डॉलर नहीं देते रशिया को, हम रुपीज़ देते हैं। और रशिया के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं हमारे इंडियन करेंसी कि उसको समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा रुपया तो कहीं चलता नहीं है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, कल हम ब्राज़ील से ट्रेड करते हैं और उनको हम अपना रुपीज़ देते हैं, उनकी करेंसी हम लेते हैं, और फिर रशिया और ब्राज़ील से ट्रेड करते हैं। तो उनको पता है ब्राज़ील को कि इंडिया अब रुपये लेगा, तो वो रशिया के रुपये लेके रशिया को सेल करके उनसे रुपीज़ लेके और उस रुपये से हमें डील करेगा। तो फिर क्या होता है, वो सर्कुल बढ़ता जाता है, फिर वो मनी जो सर्कुलेशन में चली जाती है। तो ये जो थोड़े बहुत हमारे डिफरेंसेस हैं भी हैं, इनको टाइड ओवर करके ब्रिक्स मुझे लगता है अब रियलिटी हो रहा है। और हिस्ट्री उसका पूरा जो मुकुट है वो ब्राउन अपना क्या ऑरेंज ग्रम्प के सिर पे रखेगी जी। सब जैसे पुतिन ने एससीओ के बाद अमेरिका को चेतावनी दी कि भारत और चाइना से बात करते हुए थोड़ी ठीक तरीके से बात करें, जबान संभाल कर बात करें, एक तरह से हड़का दिया। और अब पुतिन ने सीधे सीधे वेस्ट को चेतावनी दी है कि नेटो फोर्सेस जो है वो यूक्रेन में नहीं आनी चाहिए, अगर आएंगी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इन दोनों धमकियों का भी तो असर हो रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप पर, या नहीं? हाँ, ये अच्छा ऑप्टिक्स तो नहीं है ना कि आपको कोई धमका दे, आप सुपर पावर हो आपको धमका दे, बट ऑन ग्राउंड क्या है? हाँ, वो जो ट्रेड एंड टैरिफ पे उसने बोला बदतमीज से बात करो, तो आई थिंक उसके बाद ये ट्रंप का एक ट्वीट आया, बिकॉज वो समझ गया कि अब पानी बह गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना ने इंडिया को डिफेंड किया था 2-3 हफ्ते पहले, लेकिन ट्रंप प्यूटिन का ये लेटेस्ट था। और प्यूटिन ने ये भी तो कहा, जब उसको पूछा रिपोर्टर्स ने, आपने मोदी साहब से क्या बात की 50 मिनट, तो उन्होंने कहा क्या बात करने को, सीक्रेट नहीं है, जो जहाँ अलास्का में हुआ है बात। तो बेसिकली अलास्का में जो भी ट्रंप ने उसको हार्ट टू हार्ट बात की, वो एज पर पुतिन साहब उन्होंने मोदी साहब को बता दी, तो इसलिए वो खसिया गया। लेकिन ये जो प्यूटिन की धमकी मिलिट्री वाली है, ये एक्चुअली नई नहीं है। पहले तो प्यूटिन ने कहा था कि जिस देश से मिसाइल मेरे ऊपर फायर होंगी यूक्रेन को छोड़ के, मैं उस देश को उड़ा दूंगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया था कुछ 6 महीने पहले कि जिस देश की बनी हुई लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन के अंदर से भी फायर होती है और मॉस्को के आसपास पहुंचती है, तो मैं उस देश जहां से बन के आई है मिसाइल, उसको उड़ा दूंगा। अभी जो उसकी धमकी है, ये बेसिकली यूरोप के लिए है, बिकॉज यूरोप में ज़्यादा आग लगी हुई है इसको भुनाने की, क्योंकि $300 बिलियन का अम्यूनिशन और हथियार अमेरिका ने फ्री में दिया यूक्रेन को। उसमें सबको पता है जेलेंस्की के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, और बीच में कितने उस क्या कहते हैं ना, मिडलमैन कहाँ कहाँ इन्वॉल्व थे, किसने पैसे खाए, किसी को हिसाब ही नहीं है। $300 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। अब उसने बोला भाई मैं फ्री में नहीं दूंगा, मैं अभी हथियार बेचूंगा, जो कि अमेरिका का बेसिक काम है, डिफेंस इंडस्ट्री का, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। तो बोला मैं हथियार बेचूंगा और खरीदेगा यूक्रेन, और पैसे देगा यूरोप, और यूरोप को इसलिए नाटो में 2% के बजाय 5% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसने अपना पलड़ा एक्चुअली वहां से झाड़ दिया, क्योंकि उसको पता कि मैं यूक्रेन में फंसा रहा, कल को ताइवान में कुछ हो गया, कुछ इधर इसराइल वाली सेक्टर में कुछ हो गया, और जो ये अजरबैजान और अर्मीनिया के थ्रू कैस्पियन सी में घुसने का जो प्रोग्राम बना रहा है वो सर अपसेट हो जाएगा। तो वो साइड पे खड़ा हो गया। लेकिन यूरोप में वो खुड़ लगी हुई है। पहले यूके ने बोला मैं 10,000 जवान भेजूंगा, सोल्जर, टोटल फौज ही यूके की 75,000 है, 10,000 भेज के क्या करोगे, 75,000 की सैलरी नहीं दे पा रहा। फ्रांस जो यूएसए को आंखें दिखाता है, लेकिन उसने भी वो एक जो नया गैंग घूम रहा है आजकल, वो उसका मेंबर है। तो यूरोप में ये जो थ्रेट वो बताते हैं कि प्यूटिन हमारे घर में घुसेगा, ये यूरोप की अपनी असेसमेंट है, जो टोटली गलत है। ना प्यूटिन ने कभी कहा, ना बाहर वाली दुनिया को लगता है कि प्यूटिन का वो इरादा है यूरोप के किसी कंट्री को कैप्चर करने का। वो यूक्रेन का जो था, वो हिस्टोरिकली जो भी हुआ है हम सबको पता है। तो मुझे लगता है ये प्यूटिन की जो सेकंड वार्निंग थी वो यूरोप के लिए थी, मगर ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सारे वो यूरोपियन जो है वो नेटो के मेंबर हैं। उनको तमाचा लगेगा तो जो नेटो की जो सेक्शन 5 या क्लॉज 5 है, जिसके ये है कि अगर एक पे अटैक होता है तो सारे कूद पड़ेंगे बीच में। तो वो जिसकी वर्ल्ड वॉर 3 की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी इन फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनमें से किसी ने बेवकूफ़ी की, और फिनलैंड जो लेटेस्ट नेटो का मेंबर बना हुआ है, इन्होंने किसी ने, उसका 900 किलोमीटर बॉर्डर मिलता है इसके साथ, रशिया के साथ, तो वो अगर उनमें से कोई गलती किसी ने स्पार्क प्लग ऑन कर दिया, तो फिर तो सीधी सीधी मार। तो आई थिंक प्यूटिन उसको अवॉइड करना चाहता है, बिकॉज प्यूटिन ने भी देखिए ये यूक्रेन की लड़ाई बड़ी मैच्योरली लड़ी है।
एयर का इस्तेमाल शुरू में करके बाद में कम कर दिया, ड्रोन्स हो गए, मॉस्को पे अटैक हुआ, ब्रिज उड़ाया गया जो उनका एक ही क्रीमिया से जुड़ता है वो तोड़ा गया, गैस पाइप उड़ाई गई, सब होता रहा, पर उसने एक्सट्रीम जो उसके पास ऑप्शन थी, दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन उसके पास, उसने नहीं यूज़ किए। और आज भी शायद वो चाहता है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए कि मेरे को न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने पड़ जाए, तो इसलिए वो धमका रहा है, बेसिकली समझा रहा है। और अगर यूएस से उसका कोई रिबटल नहीं आता अगले 24-48 घंटे में, तो ये मान के चलिए आपकी ये धमकी बेसिकली यूरोप के लिए है प्रैक्टिकली। अदरवाइज हाँ, टेक्निकली कह सकते हैं नाटो फिर अमेरिका है, वो दैट कैन बी डिस्कस्ड। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, अगर वो नाटो कंट्रीज को भी कह रहा है तो अमेरिका को कह रहा है, अमेरिका ट्रम्प को ही सीधे सीधे पहले कहा कि तुम बात ठीक से करो, तो सारी धमकियां तो उसी तरफ जा रही हैं। अब ट्रम्प अगर रिएक्ट कर रहे हैं इन सब के बाद, तो फिर इसका मतलब है कि उनको समझ में आ गया कि उनके दिन माड़े आ गए हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन इस बीच जो यूरोपियन यूनियन के देश है, उनमें से कुछ ने पीएम मोदी से भी बात की है, और वो यूक्रेन वॉर को खत्म करने की बातें भी पीएम मोदी से फोन पर कर रहे थे। तो यानी कि यूरोप के देश भी चाहते हैं कि यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, क्योंकि उनको डर तो यही कि हमारे घर में ना घुस जाए पुतिन, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो। बिल्कुल। और उसमें भी आप ईस्ट और वेस्ट यूरोप को देखिए। वेस्टर्न यूरोप है जो सबसे ज़्यादा शोर मचा रहा है, जो नेटो के मेंबर सारे वहाँ बैठे हुए हैं, जिनका एक्चुअली बॉर्डर टच भी नहीं करते रशिया यूक्रेन को। जो ईस्टर्न यूरोप है, जिसको फिनलैंड वगैरह छोड़ दीजिए आप, जो बाकी कंट्रीज हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि एक साइड पे यूक्रेन को पिटाई हो रही है, कोई उनको रोक नहीं पा रहा, पूरे नेटो के 35 के 35 देश कुछ नहीं कर पाए उनके राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में वेस्टर्न यूरोप में पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड से इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हो गई है कि अभी पेरिस लगता ही नहीं है कि वो फ्रांस है, वो लगता है फ़लस्तीन है। यूके में क्या हो रहा है हम सबकी आंखों के सामने है, कल जो रैली हुई है वहाँ पे काले कपड़े पहन के, तो वो तो बेचारे सैंडविच हो गए। उनको क्या इंटरेस्ट है इस लड़ाई में? उनको इतना पता है कि ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, हमें भी सेक लगेगा, इधर से इनका तो बेड़ा गर्क हो ही गया। जो ज़्यादा वाइट वाली यूरोप है, जो वेस्टर्न यूरोप है, मॉडर्नाइज, जिन्होंने लूट लूट के, जितनी कॉलोनीज थी दुनिया में, फ्रांस था, यूके था, और बाकी जो वॉर इकॉनमी से उठी कंट्री जर्मनी था, तो इनका तो फ्यूचर खत्म, कहानी खत्म है, इनका तो डेमोग्राफी चेंज हो गई है सारी। तो प्यूटिन उसी जो उनके जो डर है दिमाग में यूरोपियन सिटीजन को, उस डर के ऊपर खेल रहा है, और वो उनके थ्रू पॉसिबली एक प्रेशर डालना चाहता है कि वॉर खत्म हो जाए। वॉर खत्म होने से सबसे बड़ा खतरा जो है वो यूएसए को है, क्योंकि यूएसए ने यूक्रेन में जब रशिया उलझा हुआ था, तो इन्होंने सीरिया में मनमानी की, रशिया और चाइना का जो दोस्त था असाद, उसको वहाँ से निकाला। फिर उन्होंने ईरान के साथ पंगे लिए, क्योंकि रशिया बंदा उलझा हुआ था यूक्रेन के अंदर बुरी तरह से। अब जैसे रशिया यूक्रेन की पिछले 15-20 दिन से पिटाई कर रहा है, और जैसे उसका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो रशिया जिसकी बिकॉज ऑफ वॉर जो उसकी डेड फैक्ट्रीज पड़ी हुई थी डिफेंस प्रोडक्शन की, वो सारी चल रही हैं इस टाइम, पूरा अम्यूनिशन वगैरह, वो जो बन रहा है माल, वो अभी रुकेगा नहीं, तो कहीं और इस्तेमाल होने का उसका बहुत ज़्यादा। और अमेरिका के पास कन्वेंशनल वेपन है ही नहीं, बहुत कम है। लोगों का एस्टिमेट है कि अमेरिका आज किसी बड़े लेवल पे अपने 1-to-1 लड़ना पड़े तो 7 दिन से ज़्यादा कन्वेंशनल वेपन उसके पास नहीं है, उसके बाद न्यूक भी आ जाएगा, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आई थिंक सबको समझ है। तो प्यूटिन भी चाहता है कि चलो थोड़ा मार भी बढ़ाऊँ ग्राउंड पे यूक्रेन को, और बाकियों को धमका के अगर हम इसको रोक लें, लड़ाई लोगों को सेंस आ जाए। और यूरोप का जैसे मैंने कहा उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं इसमें, बहुत पैसा लोगों ने कमाया है, जो यूएस से आता रहा और जो आता रहेगा वेपनरी खरीदी जाएगी, हर जगह कमीशन पे होती है। हमारा तो एक बोफोर्स स्कैंडल हम नहीं भूले, पूरी आर्म्स डील में यही कुछ होता है। और फिर बीच में जैसे मैंने कहा यूके ने तो साइन कर रखा है यूक्रेन के साथ कि हम तुम्हारी रॉ अर्थ एक्सट्रैक्ट करेंगे। और यूके और जर्मनी, फ्रांस की इकॉनमी, जिनके पास अदरवाइज कुछ नहीं था, जिनके देश के अंदर अरब आके घुस गए हैं, उन्होंने भी यूक्रेन को हथियार बेचे हैं। सिर्फ अमेरिका था जिसने $300 बिलियन का फ्री में दिया, बाकी इन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री चलाई, इनकी इकॉनमी चलती रही। यूके को हथियार देते थे, अमेरिका पैसे और हथियार देता था, वो पैसा वापस यूरोप में आता था हथियार की सप्लाई बेचने के उसमें। तो ये बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें, सिटीजन जी। सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी से लेके करते करते आप वेपन तक पहुंचते हो। तो एक बड़ा ही खिचड़ी टाइप माहौल है, लेट्स सी कहाँ जाता है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि न्यूक की तरफ ना जाए दुनिया और ये बिल्कुल। सुलझ जाए मामला। जी। और जैसे आपने कहा ना कि जो फैक्ट्रियां इस वक्त चल रही हैं जहाँ से हथियार बन रहे हैं रशिया में, वो रुकेंगी नहीं और कहीं और इस्तेमाल होंगे, तो वेनेजुएला में खुद ही
अमेरिका ने वो जगह तैयार करनी शुरू कर दी। करेक्ट। उनको भी अपनी आर्म्स फैक्ट्री को चलाना है ना, तो उनको लगा वहाँ पे लगाया जाए। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी मार तो डोनाल्ड ट्रम्प को ये पड़ रही है कि इतने दिन तक भारत ने रिएक्ट नहीं किया और आज भी हमारी एमईए ने कहा नो कमेंट्स। तो हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में आ गया कि भारत मुँह ही नहीं लगाना चाहता और इससे बड़ी फजीहत डोनाल्ड ट्रम्प की कोई हो नहीं सकती। तो चलिए देखते हैं अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में डोनाल्ड ट्रम्प क्या कुछ जी। और फरमाते हैं। लेकिन आपने इस विषय पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, कर्नल साहब आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय हिंद। जय